अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा मॉडल पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो आपका पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें से दोस्तों आपको 25 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पेपर ये पहला पेपर होता है, तो कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि अगर हमारा पहला पेपर अच्छा जाता है ना तो सारे पेपर अपने आप अच्छे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने इस वीडियो में 30 प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 क्वेश्चन ही आपको तय कर देंगे कि आप परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपके परीक्षा में जो पूछा जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। देखिए आपके पेपर में दोस्तों वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और दोस्तों 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के होंगे, जो कि दोस्तों कितने नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब आपका 20 नंबर का लघु उत्तरीय का पेपर आएगा। तो टोटल दोस्तों मिलाकर 15 15 30 और 20 50 होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। और सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर छिपा दिया गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा में तुक्का भी लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो तुक्का लगाइए और तुक्का लगाकर भी देखिए कि कितने नंबर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, विकल्प हम सिर्फ सही आंसर वाला ही बताएंगे। तो पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए अपने मन में। तो दोस्तों जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार इसका आंसर हमारा जानडूवी होना चाहिए, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका सी विकल्प विकल्प करेक्ट है। अगर आपने सही किया तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए जल्दी से और आंसर दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा किंडर मार्टन। अगर आपने इस विकल्प को सोचा भी तो आपके 1 नंबर बनते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंचार का यांत्रिक साधन है। आपके सामने 4 विकल्प। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए जनसंचार में टेलीविजन भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, टेप रिकॉर्डर भी आता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। इसके 4 विकल्प आपके सामने ये रहे। तो आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा बालिकाओं की। ठीक ना, अगर आपने इसको सोचा तो 1 नंबर आपके बनते हैं। देख रहे होंगे 2019 में सब यही प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए जरा। अगला क्वेश्चन है कि परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। फिर से आपके सामने 4 विकल्प, पढ़िए जल्दी से आंसर करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मानव मूल्य। अगर आपने इसको सोचा तो आपके 1 नंबर बन गए। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा फिर से होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए विद्या भी आता है, ज्ञान भी आता है, बोध तथा विनय भी आता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, आपको ये बताना है। आपके सामने ये देखिए 4 विकल्प फिर से हैं, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर आप करिए। ठीक है, दिमाग अपना दौड़ाइए, तुक्का लगाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सा विकल्प, निर्वाण की प्राप्ति। अगर आपने इसको सोचा तो आप 1 नंबर के हकदार बनते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। 4 विकल्प आपके सामने फिर से यही रहा। तो जितने बच्चों को लगता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। तो देखिए आपको हर एक प्रश्न के 1 1 नंबर मिल रहे हैं। तो नंबर को जोड़ते हुए चलिएगा कि आखिर वीडियो के अंत में आप बता सके कि आपके कितने नंबर बने। फिर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है। आपके सामने 4 विकल्प फिर से आ गए। तो जितने बच्चों को लगता है कि नहीं यार इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। फिर से 4 विकल्प आपके सामने ये रहे। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बाल देवो भव। ठीक है, अगर आपने इसको सोचा तो आपको 1 नंबर बन गया। अगला क्वेश्चन है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। विकल्प आप देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जितने बच्चों को दोस्तों लगता है इसका सही आंसर होगा मॉन्टेसरी।
तो उनको 1 नंबर यहाँ तो भाई बनता है उनका। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से देखिए और आंसर करिए। तो जितने बच्चों को लग रहा है कि यार इसका जो आंसर होगा 2009 होगा ना, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। 4 विकल्प आपके सामने, इसको पढ़िए आप जल्दी से। ठीक है, तो आंसर देना पड़ेगा उसके बाद आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ये 10 विकल्प यहाँ पर सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, कब हुआ था आपको ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा 1854 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब हुआ था आपको ये बताना है। 4 विकल्प देख लीजिए। तो जितने बच्चों को लगता है यार इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो स वाला होना चाहिए 1986, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो गाइस यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखिए आपने तुक्का लगाने का तरीका देखा हो या जो भी तरीका अपनाया हो, तो आपको दोस्तों अपना अंदाजा लग गया होगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा ये पहला आपका पेपर होता है। अगर ये पेपर थोड़ा सा भी खराब होगा ना, गड़बड़ होगा ना, तो फिर आपके अंदर जो मोटिवेशन की लाइन होती है वो दोस्तों कमजोर हो जाती है। मोटिवेशन आपका कमजोर होगा दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होगा, आने वाले भी पेपर आपके खराब होते हैं। तो पहले दिन का जो पहला और दूसरा पेपर होता है या पहला ही स्टार्टिंग जो पेपर होता है उसको अच्छा करना आपको एक जिम्मेदारी भी बनती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उसके बाद आएंगे 15 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें दोस्तों लगेगा कि यार नहीं बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होगा, उस पर दोस्तों हमने देखे यहाँ पर उसको भी छिपा कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, गांधी जो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर मतलब लिख सकते हैं। देखिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का मतलब उत्कृष्ट विकास से। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा त्रिमुखी मतलब प्रक्रिया है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है, इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। देखिए, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा। फिर प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य आपको लिखना था, तो इसको थोड़ा पहले बड़ा करते हैं, हो सकता है आपको शायद ना दिख रहा हो सही से। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य में पहला आ जाएगा पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करना, दूसरा नवीन मूल्यों को निर्धारण, फिर तीसरा आता है मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप सोचकर बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा। देखिए, कुछ आंसर को हम हाइड कर देते हैं ताकि दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत सोचा भी करिए। जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है, नहीं पता तो आप इसमें 0 नंबर पाएंगे, इसमें कुछ और तरीका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपको स्थान का नाम पता है तो 1 नंबर, नहीं तो 0 नंबर। तो इटली देश का नाम भी दोस्तों हमने लिख दिया, खत्म बात। फिर अगला क्वेश्चन, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा आपको लिखनी है। ये सब क्वेश्चन बनाकर आप लिख सकते हैं। फिलहाल देखिए, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को आपको लिखना है। इसमें आपका परिवार आता है, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या है, इसको देखते हैं। लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त
किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दोस्तों हमारा, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल बनाकर लिख सकते हैं। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं। कारखानों में दोस्त आपने देखा होगा बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं। जबकि दोस्तों उनकी विद्यालय जाने की वो उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य भी करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या शिक्षा को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर हाइड हो रहा छिप रहा है, तो इसको भी जरा ओपन कर देते हैं। तो जल संरक्षण तो दोस्तों देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन छुप रहा है तो उसको देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के मूल रूप से मतलब कितने स्रोत माने जाते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत बताने आपको कौन कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे आपका धूल हो गया, आंधी हो गया, तूफान, ये सब हो गया। ठीक है, फिर जल संरक्षण में क्या होगा, देखिए भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा दोस्तों देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी दोस्तों विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण कहलाता है। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के आपको नामोल्लेख करना है। तो इसमें दोस्तों आपका समाचार पत्र आता है, पत्रिकाएं, ये सब चीजें आती हैं। तो दोस्तों देखिए आज आपके सामने में कुछ क्वेश्चन रखा है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को करने में सक्षम थे, आपको लगता है यार ऐसे क्वेश्चन हम बनाकर लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी का बाप भी फेल नहीं कर पाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहला पेपर अच्छा होता तो एक मतलब एडवांटेज आपके साथ होता है ना। तो गाइस इतनी मेहनत करनी है कि पहला पेपर आपका कभी खराब ना हो। 2019 के क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया कि पिछले साल पेपर कैसा आया था। मॉडल पेपर भी आप समझ गए कि पेपर ऐसा आएगा। अब तैयारी आपको जमकर करनी है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, पढ़ते समय इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।